नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझना है। देखिए, इससे जो पहले वाली वीडियो थी हमने उसको आपको ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ाया था, मानव दांतों के बारे में पढ़ाया था। तो दांत के बाद का ये अगला चैप्टर है पाचन तंत्र। देखिए, पाचन मतलब होता है भोजन का पाचन हो जाना, खाना जो भी आप खाते हैं उसका पच जाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और इसमें पूरा सिर्फ पेट अकेला काम नहीं करता है, पेट में अकेला पचता नहीं खाना, इसमें कई चीज़ें हेल्प करती हैं। तो जब बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं तो वो एक तंत्र बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। तो ध्यान समझना, जैसे कि कंप्यूटर होता है, आपने देखा होगा कि आप सपोज करो ये क्या है, कंप्यूटर है। अब आप ये मॉनिटर अकेला होता है, ये क्या है? मॉनिटर। तो क्या आप इसे कंप्यूटर सिस्टम बोलोगे? नहीं बोलोगे। अब आप इसमें अगर सीपीयू रख देंगे, अभी भी नहीं बोलोगे आप इसे। यहाँ पर कीबोर्ड रख दो, यहाँ पर माउस लगा दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें रख दीजिए, पावर सप्लाई कर दीजिए, अब आप इसे पूरा सिस्टम बोलोगे। क्या मॉनिटर अकेला काम करता है? नहीं करता। इसमें कई चीज़ें हेल्प करती हैं जब जाके ये काम कर पाता है। ठीक उसी प्रकार जब आपका खाना पचता है तो सिर्फ इसमें वो पेट आपका जो होता है, स्टमक, वो अकेला वो नहीं करता काम। इसमें कई चीज़ें हेल्प करती हैं। क्या क्या हेल्प करती हैं वो अभी सब पढ़ा रहे हैं। जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल, छोटी आंत, बड़ी आंत इसमें हेल्प करती है, पेट भी हेल्प करता है, अग्नाशय होता है, यकृत यानी लीवर होता है आपका, मुंह से ही आपका पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो दांत वगैरह भी इसमें हेल्प करते हैं। तो दांत वाला चैप्टर पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो ये सारा जब सिस्टम एक साथ मिलकर काम करता है तो उसे बोलते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है? खाने का पच जाना। तो क्या सिर्फ पेट अकेला पचाता? नहीं, इसमें कई अंग इसमें हेल्प करते हैं, वो भी सब बताएंगे क्या होते हैं। देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या होता है, जैसे आप खाना मत खाओ 1-2 दिन तक या 3-4 दिन तक आप खाना मत खाओ, तो आपकी एनर्जी एकदम खत्म हो जाएगी। आप एकदम ऐसे धीरे धीरे सूखने लगोगे। आपसे कोई कुछ बोलेगा, बोले इधर आओ, बोले क्या, ऐसे एकदम सूख जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी खत्म हो गई। तो एनर्जी यानी ऊर्जा, आप कुछ भी करते हैं ना, आपके अंदर ऊर्जा होती है। ठीक है, ये कहाँ से आती है? भोजन करने से यानी खाना खाने से आती है। तो जैसे ही आप खाना खाते हो आपके अंदर एनर्जी आती है, खाना खाने के बाद आप बोलते हो चलो अब बताओ क्या करना है, नींद आने लगती है। ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो आप बाद में बताएंगे आपको। तो खाना खाने से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन ये खाने का पाचन कैसे होता है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, आप जो भी खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जटिल भोजन होता है। जटिल मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड टाइप का, जैसे रोटी वगैरह खाते हैं वो मोटी होती है, तो उसको दांत द्वारा क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो जटिल फूड को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, सिंपलर फूड में तोड़ा जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो ध्यान से, कोई भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे सपोज करो आप जैसे घर में कुछ भी बना रहे हैं खाना, तो खलबट्टा जानते हो, इसमें कूटते हैं, ऐसे मूसर वगैरह कुछ होता है। तो जैसे आपने कोई भी मोटी चीज इसमें डाली, ठीक है, तो अब आप इसमें जैसे अदरक वगैरह कूट रहे हैं, कुछ भी कूट रहे हैं, तो कूटने के लिए पहले आपको एक ऐसा चाहिए, मूसर जिसे बोलते हैं, उसको कूटेंगे तब जाके देखना वो बड़ी चीज है वो छोटी छोटी चीज में टूट जाती है। तो उसी प्रकार आपका जो खाना जो बड़ा बड़ा है उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले मुंह से शुरुआत हो जाती है। तो दांत जो आप बड़ा खाना खाते हो ना, कोर, उसको ये छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, फिर और धीरे धीरे करके छोटी आंत तक तो बिल्कुल बारीक पिस जाता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है? इसमें कुछ एंजाइम हेल्प करते हैं। एंजाइम केमिकल, एक प्रकार के केमिकल होते हैं जो खाने को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देंगे। और इसमें पानी भी सहायता करता है, आप पानी पीते जाते हो, गुट 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 पानी पीते जाते हो। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं आपके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बदलने के लिए। तो खाना पचाने के लिए क्या चाहिए आपको? खाना पचाने के लिए आपको एंजाइम चाहिए और पानी यानी जल चाहिए, H2O मतलब जल चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखिए ध्यान से, ये एक प्रकार की कैसी प्रोसेस है? तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो आपसे पूछा जाएगा पाचन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। भौतिक रासायनिक प्रक्रिया दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों को ध्यान से समझेंगे। अभी आप बस जस्ट शुरू कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान समझे कंसेप्ट क्या बता रहे हैं। भौतिक क्या होता है? भौतिक मतलब होता है हाथ से कूट देना, किसी चीज को कूट देना। जैसे ताला तोड़ना है आपको, एक ताला है जिसको आपको तोड़ना है, तो ताला तोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप उसको हथौड़िया से तोड़ दीजिए, या अगर आपके हाथ में दम है तो आप एक हाथ से मार दीजिए। हिम्मत वाला मूवी देखी, उसमें ऐसे हाथ से तोड़ देता है अजय देवगन। ठीक है, तो आप हाथ से तोड़ दीजिए। तो ये हो गई भौतिक प्रक्रिया। किसी भी चीज को, जैसे इसको हमको तोड़ना है तो उसको हम एक तरीके से यहाँ से तोड़ देंगे, हाथ से टूट जाएगा, हम नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, या एक हो गई ये भौतिक प्रक्रिया। भौतिक मतलब जिसमें हाथ वगैरह का यूज हो, जिसमें फिजिकल प्रक्रिया हो। और एक होता है केमिकल, हम इसमें एसिड डाल दें, या ताले में एसिड डाल दो आप, तो आपको ताला में एसिड डालोगे HCl वगैरह तो ऑटोमेटिक टूट जाएगा। ठीक है, तो वो होता है केमिकल प्रोसेस। तो ये समझ गए? तो भौतिक और केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस क्या होती है? तो खाना खाने में दोनों चीज होती हैं। तो भौतिक प्रक्रिया कैसे होगी? तो भौतिक प्रक्रिया अंदर जाकर कूट देते हैं, नहीं, ये दांत, देखो दांत क्या करते हैं, आपके खाने को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, तो पाचन आपका मुंह से ही शुरू हो जाएगा।
ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस करेंगे। और केमिकल अंदर एंजाइम निकलते हैं, लार में एंजाइम वगैरह निकलेंगे और यह करते हैं आपकी केमिकल प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो खाना कैसी प्रक्रिया है, भोजन पाचन कैसी प्रक्रिया है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। क्लियर हुआ? तो अभी हमने आपको क्या क्या बताया, जो भी आप खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपलर फूड में, सरल फूड में बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। किसकी हेल्प से? एंजाइम और पानी की मदद से। ये कैसी प्रक्रिया है? फिजिकल केमिकल प्रोसेस। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद आप भोजन खाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। मेन तो ये चीज़ होती है भैया, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, खाना खाने से आपको एनर्जी मिल रही है। तो इस एनर्जी, इस खाना जो भी आप खाते हैं, कुछ भी खाते हैं आप, इसमें मेनली क्या क्या होता है। तो आप कुछ भी खाइए, उसमें मेनली बता रहे हैं क्या क्या होता है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट। आप कुछ भी खा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है शक्कर, एक प्रकार का ग्लूकोज होता है, आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर पढ़ाएंगे, ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कुछ भी खाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा। उसके बाद फैट खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे दूध, दही और इसके अलावा मक्खन वगैरह, घी में, इसमें फैट होता है। प्रोटीन वगैरह भी आपको दालों से, अंडों से प्रोटीन मिलता है। तो जो भी आप खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। ये तीन चीज़ें तो उसमें रहती हैं, तीन चीज़ें तो उसमें रहेंगी। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है। और इनका क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड केमिकल, एंजाइम और कुछ केमिकल की मदद से इनका क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। तो पाचन सिर्फ तीन चीज़ों का ही होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। अब ये पढ़ाएंगे क्या होते हैं, सब डिटेल में बताएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का क्या होगा, पाचन होता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड केमिकल। लेकिन इतना ही नहीं होता, और भी चीजें होती हैं। तो पाचन यानी इंग्लिश में बोलेंगे डाइजेशन। तो डाइजेशन किन किन चीजों का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है और फैट का हो रहा है। जबकि अवशोषण, अवशोषण मतलब जानते हो, सिर्फ एब्जॉर्प्शन कर लेना, इनका पाचन नहीं होगा। जैसे पानी को कैसे पचाओगे, मुंह में रखोगे या चबाओगे, नहीं चबेगा। पानी को डायरेक्ट ब्लड खींच लेता है, ब्लड वेसल्स वगैरह क्या कर लेती है, उसको डायरेक्ट खींच लेती है। तो जल का क्या होता है, अवशोषण, इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है किसी चीज को खींच लेना। तो जल का एब्जॉर्प्शन होगा। विटामिन रहते हैं कुछ, वाइटामिन बोलते हैं इनको, वाइटामिन का भी क्या होता है, अवशोषण होता है। और खनिज यानी मिनरल्स, और मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह, फोस्फोरस, ये सब मिनरल्स होते हैं, इससे हड्डियां वगैरह बनती हैं, वो पढ़ा चुके हैं आपको। तो इन सब का क्या होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ये भी खाने में आपको मिलते हैं, पानी पी लेते हो आप, वाइटामिन भी रहती हैं कुछ, विटामिन वगैरह, वाइटामिन बोलते हैं इनको। और कुछ मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फोस्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकिल, ये सारी निकिल नहीं होता, सॉरी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपके डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो ये अवशोषण होगा और इनका क्या होगा, पाचन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये टूटेंगे, जबकि अवशोषण मतलब ये टूटेंगे नहीं, ये डायरेक्ट इनको खींच लिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इनको खींच लिया जाएगा, जैसे जल, वाइटामिन और खनिज, इनका क्या किया जाएगा, डायरेक्ट अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया किसमें आती है, पाचन में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं पाचन तंत्र के जो पार्ट्स है उनके बारे में। देखिए, पाचन तंत्र दो भागों में संपन्न होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे बोलते हैं आहार नाल, और दूसरा होता है एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड, सहायक पाचक ग्रंथियां। अब ये देखिए क्या क्या होते हैं, दोनों को समझते हैं ध्यान से। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार मतलब होता है भोजन, और नाल मतलब होता है नाली, पाइप। ऐसा पाइप, ऐसी नाली जिसमें आपका आहार यानी भोजन रहता है, तो उसे बोलेंगे आहार नाल। अब ये आहार नाल क्या होती है, देखिए डायग्राम में समझते हैं। देखिए, आपका जहाँ से मुंह होता है, ठीक है, मुंह यानी ये बक्कल कैविटी, ये मुख, मुख से लेके ये आपका फूड पाइप होता है, इसमें भोजन आता है, ईसोफेगस बोलेंगे इसे। और यहाँ पर आपका अमाशय होता है यानी पेट होता है, ये अमाशय हो गया। इसके बाद यहाँ से आपकी छोटी आंत शुरू हो जाएगी। बस हम एक रफली डायग्राम बना रहे हैं, अभी पूरा बना के समझाएंगे। ये है आपकी छोटी आंत, ठीक है। और छोटी आंत के बाद आपका यहाँ से ये क्या हो रही है, यहाँ पर बड़ी आंत स्टार्ट हो रही है, ये बड़ी आंत। और बड़ी आंत जहाँ पर खत्म होती है, यहाँ पर बड़ी आंत तक आते आते आपका खाना लेटरिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, डिफिकेट के रूप में, और यहाँ से बाहर निकल जाता है एनएस के द्वारा। इसे बोलते हैं गुदा, जहाँ से लेटरिन वगैरह करते हैं बाहर निकलती है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड जहाँ से बाहर निकलता है उसे बोलते हैं एनस, गुदा। और ये है आपका जहाँ से आप भोजन मुंह में लेते हैं, इसे बोलते हैं मुख गुहा। तो आप जहाँ से खाना अंदर करते हैं, ठीक है, मुख गुहा से लेकर खाना बाहर निकालने तक का जो रास्ता होता है, एनस यानी गुदा। तो खाना कहाँ शुरू होगा, मुख गुहा से लेके, उसके बाद यहाँ पर ये ईसोफेगस होती है। ये क्या होती है, ईसोफेगस, जिसे फूड पाइप बोल सकते हैं आप चलती फिरती भाषा में। ये पेट होता है, अमाशय,
छोटी आंत होती है, उसके बाद बड़ी आंत होती है। अभी सब समझाएंगे, इसको अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, अभी एक रफली डायग्राम बना रहे हैं जिसमें आप समझ सको। तो आहार नाल, तो खाना आप यहाँ से लेंगे मुंह से, और इसी में खाना रहेगा, इसके बाहर नहीं निकल, ध्यान रखना कभी भी खाना इसके बाहर नहीं जाएगा, इसी में रहेगा। ठीक है, और इसके बाद पेट में आएगा, ये अमाशय, अमाशय के बाद ये छोटी आंत में आएगा, ये छोटी आंत में घूमेगा, इसके बाद यहाँ से बड़ी आंत में चल जाता है। अनडाइजेस्टेड होके, मतलब जो पचता नहीं है वो बड़ी आंत में चल जाएगा, वो बड़ी आंत में जाने के बाद वो डिफिकेट में कन्वर्ट होगा, और इसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो मुख गुहा से लेकर एनस तक, गुदा तक जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं आहार नाल। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, अगर किसी की आहार नाल खींचोगे ना तो ये 32 फीट लंबी होती है, 32 फीट यानी 9 मीटर, 6 से लेकर 9 मीटर तक लंबी हो सकती है आहार नाल। अब बोलोगे 32 फीट समझते हो कितनी होती है, हमारी हाइट 5 फुट 4 इंच है, मतलब हम 5 फुट के लगभग है। ठीक है, और कोई कोई 6 फुट होता है, और आपका जो छत होता है नॉर्मली जो 12 फीट पर होता है। ठीक है, और सोचो 32 फीट कितनी होती होगी, इतनी लंबी होती है, मतलब 2-3 छत लग जाए। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो लगभग आपके 2 छत लग जाए आपके घर से, जिसका आपका कमरा होगा, इतनी लंबी होती है। इतनी लंबी क्या होती है, आहार नाल होती है। तो सोचो कितनी लंबी होती है। लेकिन आप बोलोगे दिखाई तो नहीं देती, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती, ऐसे क्या है, गोल गोल घूमती रहती। बचपन में जब हम बहुत छोटे थे, ठीक है, उस टाइम जब एक बार कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आए हुए, तो वो बात कर रहे थे, हमारा जहाँ हम बैठे थे, बरसात का समय था, तो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक नीम का पेड़ था। तो वो बात कर रहे थे कि भैया, या अपनी जो अंदर खाना पचता है ना, ये आहार नाल जो होती वो इतनी लंबी होती, यहाँ से लेकर पेड़ तक चल जाए। उन्होंने बताई तो नहीं कितनी मीटर लंबी होती, अब हम भी नहीं जानते, बहुत छोटे थे। तो उन्होंने कहा कि इतनी लंबी होती। मैंने बोला कहा बेवकूफ बना रहा है, हर कुछ ही बोल रहा है, इतनी लंबी कैसे होगी, निकाल के बता। जब पढ़ा तो समझ में आया, सही बोल रहा था बेचारा। ठीक है, अब हम ही नहीं समझ पाए। ठीक है, तो चलो, ये 32 फीट लंबी होती है आहार नाल, 6 से लेकर 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब इसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले मुख गुहा, बक्कल कैविटी, गुहा मतलब होता है खाली जगह, ये वो खाली होता है मुंह। मुख गुहा में क्या आते हैं, दांत पढ़ा चुके हैं, जीभ पढ़ा चुके हैं, और फेरिंग्स होता है यहाँ पर। तो ये बक्कल कैविटी होगी, मुख गुहा। इसके बाद ग्रास नली होती, ईसोफेगस, ईसोफेगस ये होती ग्रास नली, इसको अपन फूड पाइप बोलते हैं, इसमें खाना जाता है। इसके बाद अमाशय आता है, स्टमक, एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है अपन को, आपको टेंशन नहीं लेना। तो सबसे पहले मुख गुहा होती, मुंह का खाली जगह को मुख गुहा, बक्कल कैविटी। उसके बाद ईसोफेगस होती है, जिसे फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद अमाशय यानी स्टोमक होता है, जिसे पेट बोलते हैं। उसके बाद आंतें होती, आंत होती दो, इंटेस्टाइन इंग्लिश में बोलेंगे, इससे छोटी आंत और एक बड़ी आंत, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद लास्ट में होता है एनस यानी गुदा, यहाँ से खाना बाहर निकल जाएगा। ये तो हो गया भैया आपका पाचन की आहार नाल के बारे में। तो खाना इसी में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर खाना खाना रहेगा। तो क्या ये अकेला पच जाएगा इसी में, नहीं। अब इसमें हेल्प करने के लिए साइड साइड से, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट आपके घर वालों का होता है कि चलो आपका कोई बहन होगी, आपका कोई भाई होगा, कोई दोस्त अच्छा होगा, कोई माता पिता, आपके माता पिता होंगे, वो आपको सपोर्ट करते हैं साइड साइड में। चलो आप कई बार सक्सेस नहीं होते, बोलते चल आप इस बार डबल से ट्राई करो, तो आपको धक्का देते रहते हैं, डबल से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार ये खाना यहाँ तो पचता है, लेकिन इसको कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए, कोई धक्का देने वाला होना चाहिए। और धक्का कौन देंगे, एंजाइम, कौन देंगे, एंजाइम वगैरह, तो उसे बोलते हैं। अब इसमें एंजाइम वगैरह कहाँ से निकलते हैं, तो एंजाइम निकलते हैं, एक प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियां। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं, पाचन में, पाचक में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। इसलिए इनको कहा जाएगा सहायक पाचक ग्रंथियां। क्या कहा जाएगा, सहायक पाचक ग्रंथियां। एसोसिएटिव, एसोसिएट मतलब होता है सहायता करना। डाइजेशन और ग्लैंड, डाइजेस्टिव मतलब जो पाचन में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इसमें कौन कौन सी होती है, सबसे पहले लार ग्रंथि। अब यहाँ पर अभी पढ़ाएंगे लार ग्रंथि हम कितनी होती, 3 होती। तो ये लार निकालेगी पिच 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 ऐसे। अब उसमें एंजाइम वगैरह होते हैं जो खाने को पचाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले कौन पढ़ना है, किस चीज के बारे में पढ़ना है अपन को, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। ये क्या करती है, हेल्प करेगी। दूसरी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, ये पेट के पास पाई जाएगी, अभी सब पढ़ाएंगे। उसके बाद लीवर, यकृत, यकृत को बोलते हैं लीवर। और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, अभी पढ़ाएंगे गॉल ब्लैडर क्या होता है। इससे भी कुछ आपके एंजाइम, हार्मोन, बाइल जूस वगैरह निकलेगा, लीवर से बाइल जूस निकलता है। और पेनक्रियास, पेनक्रियास को बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय पेनक्रियास। इससे आपको लाइपेस, अमाइलेस और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं, जो कि खाने को पूरी तरह पचा देंगे। और लास्ट में आपकी आंत होती है, छोटी आंत। छोटी आंत से भी कुछ 5 प्रकार के लगभग एंजाइम निकलते हैं, ऐसे तो बहुत सारे निकलते हैं, 5 मेन है, जिनको बोला जाता है सक्कस इंट्रेकस। तो ये पांचों जो एंजाइम होंगे, ये क्या करेंगे, पूरी तरह खाने को पचा देंगे। हालांकि खाना पूरी तरह पेनक्रियास के द्वारा पच जाएगा, बचा कुचा छोटी आंत पचा देगी। छोटी आंत तक खाना पच जाता है, बड़ी आंत में खाना नहीं पचेगा, ध्यान रखना। अभी पढ़ाएंगे सब कुछ डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पाचन तंत्र के बारे में।
तो देखिए ध्यान से एक बार फिर से रिवीजन करा दें आपको। अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र के दो भाग हैं, एक है आहार नाल और दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल समझ गए आपको क्या क्या होता है। अब जब भी हम आहार नाल बोले ये पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, पहले मुख गुहा पढ़ेंगे और इसी मुख गुहा में अपन क्या पढ़ लेंगे, इसी मुख गुहा में ये लार ग्रंथियां पढ़ लेंगे, क्योंकि मुंह के अंदर ही तो लार पाई जाएगी, लार पेट में निकलती है, मुंह में ही निकलेगी ना। तो अपन जब मुख गुहा पढ़ेंगे तो उसी में अपन क्या पढ़ लेंगे, लार ग्रंथियां। क्योंकि मुख गुहा में आपको दांत पढ़ा चुके, ये नहीं पढ़ाएंगे, जीभ के बारे में पढ़ा चुके, ये भी नहीं पढ़ाएंगे आपको, ये तो पहले ही पढ़ा चुके, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया है। अब इसमें अपन को सिर्फ लार ग्रंथियां पढ़ना, मुख गुहा में, दांत तो अपन पहले ही पढ़ चुके। अब जैसे ही फिर अपन नीचे उतरेंगे फूड पाइप के बारे में, इसमें तो 2 मिनट का टाइम लगेगा। फिर अपन जैसे ही अमाशय में आएंगे तो इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह कहाँ पाई जाएंगी, कहाँ पर कैसे खाना पचेगा। और फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद अपन आंत में आएंगे, तो आंत के साथ अपन ये देखो, हाँ सॉरी, इसके पहले अपन लीवर के बारे में पढ़ लेंगे, यहाँ से लीवर निकला रहता है, ये अभी पढ़ाएंगे। यहाँ पर पेनक्रियास होता है, ये बताएंगे आपको। और जैसे थोड़े आगे बढ़ेंगे छोटी आंत में ये आंत ग्रंथि पढ़ लेंगे, आंतों से कुछ एंजाइम निकले उनके बारे में पढ़ लेंगे। और लास्ट में एनस के बारे में पढ़ लेंगे, जिससे खाना बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपका खाना पूरे पच जाएगा। मतलब इन दोनों को अपन को कंबाइंड करके पढ़ना है। तो जब आप 11th में होते हैं या जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको थोड़ा अलग अलग पढ़ना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर एसएससी लेवल और पीएससी यूपीएससी लेवल में ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है। तो आप नॉर्मल इतना ही समझेंगे, हम आपको दोनों को एक साथ लेकर पढ़ाएंगे। लेकिन आप नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो फिर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, अलग अलग। ये टॉपिक अलग पढ़ना पड़ेगा, ये अलग पढ़ना पड़ेगा। लगभग ये जो टॉपिक चलता है 15-20 दिन चलता है, ठीक है। इतना बड़ा चैप्टर होता है पाचन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ध्यान से। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं बक्कल कैविटी के बारे में। मुख गुहा हिंदी में बोलते हैं या ओरल कैविटी बोलते हैं, क्योंकि इससे आप खाना निकलते हैं अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी के बारे में। देखिए बक्कल कैविटी क्या होती है, स्पेस इनसाइड माउथ। माउथ जो मुंह होता है, इसके अंदर का जो स्पेस होता है वो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। अब ध्यान समझेंगे कि ये मुख गुहा जो होता है, आप यहाँ इमेज में देख लीजिए पहले, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इस मुख गुहा के बारे में अपन जो भी कुछ होगा इसी के अंदर बात करेंगे, सिर्फ मुख गुहा की बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेस इनसाइड माउथ, मुंह के अंदर की खाली जगह क्या कहलाती, बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहलाती। अब मुंह में किस चीज का पाचन हो जाता है, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। मुंह से ही आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का आगे जाकर ग्लूकोज वगैरह बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाएगा, मुख गुहा से शुरू हो जाएगा, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्टेड फ्रॉम बक्कल कैविटी। अब देखते हैं इस बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है। दांत आते हैं, पढ़ा चुके हैं, जीभ आती है और 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां आती हैं। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां, ये लेके अभी पढ़ाएंगे। इसके अलावा थोड़ी और चीज समझेंगे। मुंह में ही किस चीज का पाचन हो जाएगा, मुंह में हो जाता है चाय का। चाय आप पीते हैं, चाय में थीन पाया जाता है। थीन एक प्रकार का बोल सकते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन टाइप का होता है, प्रोटीन तो नहीं पाया जाता, ठीक है। तो मुंह में पाचन किसका होगा, टी, और टी में क्या पाया जाता है, थीन, एक तत्व पाया जाता है, थीन पाया जाता है। तो चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। इसलिए जैसे ही आप चाय का जो पाचन होता है, मतलब चाय में जो ताजगी आती है, जैसे आप चाय पीते हैं ना, तो जैसे ही मुंह में रखेंगे बोले वाह कितना अच्छा लग रहा है, तो जो ताजगी महसूस होती है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। इसलिए चाय का पाचन बोल सकते हैं, या चाय में जो मुंह में पाचन हो जाता है वो चाय का हो जाता है, मुंह में पाचन, ठीक है। उसके बाद टोबैको, तंबाकू आप खाते हैं, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, और ये तंबाकू का पाचन कहाँ से हो जाता है, मुंह से। इसलिए जब तंबाकू वगैरह से रगड़ते हैं और यहाँ रखते हैं बोले मजा आ गया, ठीक है। जबकि आप खाना खाते हैं तो खाना मजा नहीं देता, खाना पेट में जाने के बाद आपकी भूख शांत होती है। लेकिन जो चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और चाय में थीन पाया जाता है। तो कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन, तो इनका जो पाचन होता है, तंबाकू में निकोटीन, ये आपको तुरंत ताजगी, तरोताज़ा महसूस कर देते। जैसे ही आप इनको खाते हैं मज़ा आ गया। और एक होती सुपारी, सुपारी में आइसोप्रोपीन पाया जाता है, ठीक है। सुपारी जानते होगे, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वॉलनट, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। तो देखो टी, टोबैको, कॉफी एंड सुपारी, तो इन सब का पाचन कहाँ से हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी हो जाता है। तो ये आपको तुरंत ताजगी देते हैं, क्या दे देंगे, ताजगी। तो जैसे ही इनका पाचन होगा तो क्या मिल जाएगी आपको, ताजगी, फ्रेशनेस, इंग्लिश में लिख लेना, फ्रेशनेस महसूस हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इनमें पूछते हैं चाय में क्या पाया जाता है, थीन, कॉफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन। ये तो इतनी बार पूछा गया है कि एग्जाम वालों को नहीं पता कितनी बार पूछा गया है, निकोटीन। और सुपारी में आइसोप्रोपीन, ये आपको पहली बार सीखने को मिला होगा, ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब देखते हैं, तो दांत पढ़ चुके, जीभ पढ़ चुके। अब देखते हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। आपके मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाएंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले इमेज में देख लीजिए। देखो एक आपको यहाँ दिख रही होगी पैरोटिड। पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये तीनों ग्लैंड जो पाई जाती है, देखो 3 जोड़ी होती हैं। देखो 3 जोड़ी मतलब पैर, जैसे एक जोड़ी चप्पल मतलब होता है,
एक जोड़ी चप्पल मतलब 2 चप्पल, और 3 जोड़ी चप्पल मतलब 6 चप्पल। उसी प्रकार आपकी जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक आपके इधर पाई जाएगी, उसके बाद यहाँ एक तालू के नीचे, एक जीभ के नीचे पाई जाएगी, और एक थोड़ी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये 3 अलग अलग जगह पाई जाती है। इसमें सबसे बड़ी होती है पैरोटिड ग्रंथि। ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और ये एक दिन में लगभग 20 से 25% क्या निकालती, लार निकालती है। तो 20 से 25% लार कौन निकालती, पैरोटिड ग्रंथि। जबकि सबसे ज्यादा निकालती सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर जो होती है वो 70% लार निकाल देती है। इसके बाद तीसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। आप आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जोड़ी में पाई जाती है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, और ये भी 2 हैं। तो कौन कौन सी ग्लैंड है बताओ, एक है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। आप इनको बार बार बोलना पड़ेगा तब जाके याद होंगी। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। क्लियर है। अब देखो ये ध्यान नहीं रखना कितनी लार वगैरह निकालती है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। अब देखो जो लार निकलती है, देखो ये तीनों मिलके लार निकालती हैं। ये तीनों ग्लैंड क्या करती हैं, तीनों मिलके लार निकालेंगी। लार से आपका खाना वगैरह पच जाता है, ठीक है, उसमें चिपचिपा बन जाता है। तो ये जो तीनों लार निकालती हैं वो कितनी निकालती हैं, दिन में 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रतिदिन। मतलब आपका जो लार निकलती है वो 1.5 लीटर निकलती है, समझ रहे हो। आप जो बिस्लरी की बोतल आती है ना, आप उसको जानते हो, ट्रेन वगैरह में जाते हो, पानी वगैरह लेके पीते हैं बिस्लरी बोतल। तो जब आप बोतल उसको लेंगे, यहाँ रख देंगे, तो दिन भर वो फुल हो जाएगी, थूकते रहो उसमें बढ़िया शाम को ठीक है। चलो, तो कितनी पाई जाती है, तो एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर, थोड़ी ज़्यादा ही भर जाएगी बल्कि, ठीक है, अच्छे से निकालना है तो पूरी भर जाएगी। और इसका पीएच जो वैल्यू होती है वो 6.8 होती है। तो लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.8 होती है। और कितनी निकलती है, 1 से 1.5 लीटर निकलती है। अच्छा, बच्चों में ज़्यादा निकलती है। बच्चों में क्या होती है, ज़्यादा निकलती है। छोटे छोटे बच्चे देखना, वो उनके लार निकलती रहती। आप उनको गोद में यहाँ लेके खिलाएंगे, तो यहाँ जरा सा रख लेंगे, तो थोड़ी देर में देखना पूरा गीला कर देंगे, तो उनकी तो और ज़्यादा निकलती है। ये तो अपनी निकल रही है 1-1.5 लीटर, उनकी और बॉटल रख देना, 2 भर जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखो, तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये तीनों जो ग्लैंड होती है, इनसे लार निकलेगी। कितनी निकलेगी, इतनी निकलेगी। अब जैसे ही लार निकलती तो इसमें 4 एंजाइम निकलते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4 एंजाइम। तो लार में कितने एंजाइम पाए जाएंगे, 4 एंजाइम पाए जाते हैं लारों में। देखिए पहला होता है लाइसोजाइम एंजाइम। पहला कौन सा होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अब ये जीवाणुनाशी होता है। जीवाणुनाशी मतलब जानते हो, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो आप कितना ही हैंड वॉश कर लीजिए, चाहे डेटोल लगा लीजिए, चाहे डेटोल के पानी में नहा लीजिए, चाहे डेटोल में को खा जाइए, तब भी आपके अंदर हाथ में जीवाणु आ जाएंगे, यानी बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे। क्योंकि आसपास एयर में भी बैक्टीरिया होते हैं, हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या होंगे, आपके भोजन में आ जाएंगे, और आप जैसे ही अंदर खाएंगे तो अंदर जाके बीमारी फैलाएंगे। तो सबसे पहले लार के द्वारा इन बैक्टीरिया को लाइसोजाइम एंजाइम निकलेगा, इन लार से, इन तीनों से लार निकलेगी। और लार को लेंगे तो उसमें एक एंजाइम निकलेगा जिसका नाम है लाइसोजाइम। और ये क्या करता है, जीवाणुनाशी होता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाला होता है। बैक्टीरिया किल होता है तो ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो पहला कौन सा होता है, लाइसोजाइम। इसलिए बच्चे देखना, बच्चों में ज़्यादा लार निकलती है, क्योंकि भगवान को पता था। बच्चे देखना हमेशा लार उनकी ज़्यादा इसलिए निकलती है, उसके पीछे कंसेप्ट है। क्योंकि बच्चे हर कुछ खा लेते हैं। देखो जैसे आप यहाँ मुंह में हम थोड़ी ना रखेंगे इसको, हम बच्चे थोड़ी ना है, रख के बता रहे हैं आपको, बच्चे बनना है आपके लिए। तो अब इसको हम ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें अंदर बैक्टीरिया वगैरह होंगे, कई चीज़ें होंगी, ये गंदा होगा, हमारे अंदर बीमारी फैला देगा। लेकिन बच्चों को थोड़ी ना पता, बच्चे तो खेल रहे हैं, खिलौने खेल रहे हैं, और मम्मी बिजी है बेचारी, मम्मी कहीं व्हाट्सएप चैटिंग मैटिंग पता नहीं कहाँ कहाँ लगी हैं, ठीक है। आजकल तो बिजी रहती लड़की, वो रील्स वगैरह बना रही हैं, और बच्चे बेचारे खेल रहे हैं इधर उधर, तो हर कुछ उठा के मुँह में रख लेंगे। तो इसलिए भगवान ने उनको ज़्यादा लार निकाली। तो जैसे ही लार ज़्यादा निकलेगी तो जो कुछ भी खाएंगे तो वो उसके अंदर लाइसोजाइम निकलेगा, और वो बैक्टीरिया को मार देगा। इसलिए बच्चे कम बीमार पड़ेंगे। हालांकि बच्चे बीमार पड़ते हैं क्योंकि वो हर कुछ खाते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से थोड़े कम बीमार पड़ेंगे। तो लाइसोजाइम क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने वाला होता है, और बच्चों के अंदर ही ज़्यादा लार निकलती है क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम होगा, वो भी इसलिए बात है। अगला है टाइलिन और डाइस्टेज। ये दोनों के दोनों एंजाइम एक ही काम करते हैं। तो लाइसोजाइम का काम अलग होता है, जो लार से निकलता है, जिसका नाम है बैक्टीरिया को किल करना। दूसरा है टाइलिन और डाइस्टेज। देखो टाइलिन की स्पेलिंग पी से होगी, पी साइलेंट है यहाँ पर, और डाई स्टेज, ये 2 एंजाइम, दोनों के काम एक जैसे, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। ये स्टार्च यानी मंड यानी चापर या चापर का पाचन करते हैं। अब ये स्टार्च क्या वाला है, देखिए स्टार्च क्या होता है, आप आटा वगैरह छानते हैं ना, ठीक है, आटा वगैरह छानते हैं, तो अब आटा छानते हैं, जो छन्नी के ऊपर जो बच जाता है उसे बोलते हैं स्टार्च या मंड बोलते हैं, ठीक है। स्टार्च जो होता है उसका पाचन कौन कर देता है, ये कर देता है। आप कितना ही आटा छान लीजिए, उसके बाद उसमें चापर वगैरह बच जाता है।
और इसके अलावा अगर आप पूरी तरह स्टार्च को हटा देंगे ना, पूरी तरह उस चापर को हटा देंगे तो वो मैदा बन जाता है। तो मैदा नुकसानदायक होता है। जो मैदा होता है इससे समोसे वगैरह बनते हैं। आप डेली समोसे खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन आप रोटी कितनी खा लीजिए आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर चापर होता है। और चापर के यानी जो स्टार्च का पाचन होता है वो मुख्य गुहा से शुरू हो जाएगा। तो लाइसोजाइम जीवाणु को मारेगा, टाइलिन डाइस्टेज स्टार्च का पाचन करता है। और तीसरा होता है म्यूकस, MUCUS म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है, लुब्रिकेट्स कर देता है। लुब्रिकेट मतलब होता है चिपचिपा बना देना। अब जैसे ही आप भोजन का देखना, आप जैसे चप चप करेंगे और ऐसे उगल के देखना और ऐसे हाथ में रख के देखना, आपका भोजन एकदम चिपचिपा हो जाएगा। तो जो भोजन जो चिपचिपा होता है उसे बोलस बोलते हैं। बोलस क्यों होता है? लुब्रिकेट्स क्यों हो रहा है? मतलब ग्रीस टाइप का बन जाता है, इसलिए बन रहा है ताकि वो अंदर निगल सके उसको। अगर सूखा सूखा जाएगा तो अंदर कैसे निकलोगे? तो धीरे धीरे करके लुब्रिकेट्स हो जाता है और आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। आओ चला गया अंदर, ठीक है। तो ये आपका भोजन को म्यूकस क्या करेगा? भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो ये हो गई आपकी बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी क्लियर है आपको? देखिए बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। स्पेस इनसाइड माउथ को बक्कल कैविटी कहा जाता है। इसमें दांत, जीभ और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां आती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये तीनों क्या मिलके क्या कर देती हैं? तीनों मिलके क्या करती हैं? लार निकालती। जो लार होती है वो 1 से 1.5 लीटर होती है और इसका pH 6.8 होता है। लार में 99% पानी पाया जाता है। ये आपको लिखना होता है, यहाँ लिख लेना। 99% लार में क्या पाया जाएगा? जल यानी पानी पाया जाएगा। ये बेसिक चीज है। इसके बाद 4 एंजाइम निकलेंगे, लाइसोजाइम, टाइलिन डाइस्टेज, म्यूकस। लाइसोजाइम क्या करेगा? बैक्टीरिया को मारेगा, टाइलिन डाइस्टेज स्टार्च का पाचन करेगा और म्यूकस क्या करेगा? भोजन को चिपचिपा बना देता है। पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, ये सांप में भी पाई जाती है। अपने अंदर तो होती है लेकिन ये सांप में भी पाई जाती है। जो सांप होता है ना, स्नेक, और सांप में ये जहर बना देती। किस में बनाती? सांप में जहर कौन बनाती? पैरोटिड ग्रंथि। तो अपने अंदर जहर बनता है कि नहीं बताओ? ठीक है, अपने अंदर जहर नहीं बनता, लेकिन कुछ लोग जहर बना देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं, जब वो बोलते हैं तो सीधा जहर उगलते हैं। सुना होगा, बोले तुम तो सांप से ज्यादा जहरीले हो। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो पैरोटिड ग्रंथि सांप में पाई जाती है जो जहर बनाती है। इसके बाद मुंह में पाचन किस चीज का हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। इसके बाद टी, टोबैको, कॉफी और सुपारी, ये आपको तुरंत ताजगी महसूस करा देते हैं। तो ये आपका मुख गुहा कंप्लीट हो गया। चलिए, अगला टॉपिक है ईसोफेगस। ईसोफेगस में पाचन नहीं होता है। देखिए ईसोफेगस क्या होता है? ये बक्कल कैविटी होती है, मुख गुहा के बाद ये जो फूड पाइप होता है, ईसोफेगस को फूड पाइप भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फूड पाइप। इसकी लंबाई जो होती है वो यहाँ से लेके पेट तक यानी अमाशय तक होता है। तो मुख यहाँ से लेके यहाँ टेटुआ होता है, यहाँ से लेके पेट तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं ईसोफेगस। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहाँ पर पाचन नहीं होगा, इसे फूड पाइप बोलेंगे। नो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। पाचन नहीं होगा, आप इतना ही लिखेंगे, पाचन नहीं होगा, नो डाइजेशन। 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें आपकी एक गति होती है, मूवमेंट होता है, जिसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? ध्यान समझेंगे। देखिए, जब आप छत में एक पाइप डाला होता है, छत से पाइप के नीचे पानी आता है तो गुड़ गुड़ की आवाज आती है, खुर खुर की आवाज आती है, क्योंकि पानी एकदम नीचे आएगा। लेकिन अगर खाना एकदम नीचे आएगा ना, तो बिल्कुल यहाँ से खाना खाओगे और 25 सेंटीमीटर लगभग, देखो 15 सेंटीमीटर का आपका स्केल होता है और 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 5 कम कर दो, लगभग इतनी लंबाई हो जाएगी इसकी, 2 स्केल के बराबर। तो इतना लंबा होता है और आप जैसे ही खाना खाओगे और यहाँ से सीधा खाना एकदम नीचे जाएगा पेट में, तो गुड़ गुड़ की आवाज आएगी। इसलिए खाना रुक रुक के जाता है। खाना क्या होगा? रुक रुक के जाएगा। तो सपोज करो ये खाना आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पर ये जो ईसोफेगस होगी यहाँ पर ही मसल लेते हैं, यहाँ पर भी ये खाने को ऐसे रोक देंगी, फिर छोड़ देंगी, फिर अंदर कर देंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर ऐसे कर देंगे। तो धीरे धीरे करके खाना एकदम नीचे नहीं उतरता, धीरे धीरे रुक रुक के खाना उतरता है। इसे बोलते हैं किरमाणुकुंचन गति, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में। तो बताओ पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहाँ पर होता है? ईसोफेगस में होता है। यहाँ इमेज में देखेंगे आप थोड़ा सा, देखो खाना गया, आया, फिर उतरा, फिर रुक गया, फिर उतरा, फिर उतरा, तो ये धीरे धीरे करके नीचे आता है। इसी को बोलते हैं किरमाणुकुंचन गति। तो ईसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है? किरमाणुकुंचन गति होती है, जिसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो पहला हो गया बक्कल कैविटी। देखो ध्यान से, आहार नाल पढ़ना है। आहार नाल का पहला टॉपिक क्या है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पढ़ चुके हैं। दूसरा ईसोफेगस पढ़ चुके, इसमें पाचन नहीं हो रहा है, ये 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और इसमें कौन सी गति होगी? किरमाणुकुंचन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। अब तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है अमाशय, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टोमक, अमाशय के बारे में, स्टोमक के बारे में। देखिए स्टोमक जो होता है, अमाशय पेट जिसे आप बोलते हैं, ये मस्कुलर होता है, मांसपेशियों से मिलकर बनाता है। इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती, इसलिए आप यहाँ कितनी मान लीजिए आपकी टूटता नहीं है पेट, ठीक है, चोट तो लग जाए क्योंकि हड्डियां नहीं होती। तो ये मस्कुलर होता है, मांसपेशियों से बना होता है। ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है, आपका जे अंग्रेजी का जे होता है वैसा ये दिखाई देगा आपका।
स्टोमक, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। तो जे शेप स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है। यहाँ पर खाना 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो अमाशय का काम क्या है, खाने को रोक के रखना 4 से 5 घंटे तक। तो सबसे ज़्यादा खाना कहाँ रहता है, पेट में ही रहता है। इसलिए आप जैसे ही खाना खाते हैं तो आपको 5-6 घंटे तक वो नहीं लगती भूख, वो 5-6 घंटे के बाद आपको भूख लग जाती है, क्योंकि पेट से खाना खाली हुआ फिर भूख लग जाएगी। तो खाना 4-5 घंटे तक कहाँ रुकता है, पेट में, यानी अमाशय में रुकता है। तो अब इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए जो अमाशय होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, ध्यान समझेंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले ये जो पार्ट है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टोमक होता है। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है कार्डियक। कार्डियक देखो, यहाँ पर आपका हार्ट होता है लेफ्ट साइड, और यहाँ से आपका स्टोमक शुरू हो जाता है। तो हार्ट को बोलते हैं कार्डियो, क्या बोलते हैं, कार्डियो। कार्डियक मतलब हार्ट को कहा जाता है। तो ये हार्ट के हार्ट के पास का स्ट्रक्चर, इसलिए से बोलेंगे कार्डियक कहा जाएगा। तो पहला पार्ट क्या है, कार्डिया या कार्डियक बोलेंगे। दूसरा होता है फंडिक, इसे बॉडी बोला जाता है, अमाशय की बॉडी फंडिक होता है। और तीसरा पार्ट कहलाता है पाइलोरिक। तीसरा पार्ट क्या कहलाता है, पाइलोरिक। तो अमाशय कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट यहाँ लिख दिए। कार्डियक, इंग्लिश में भी, हिंदी वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, फंडिक, और तीसरा होता है पाइलोरिक। तो पेट के कितने भाग होगा, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। क्लियर है इतना। चलिए अब देखते हैं, ध्यान समझेंगे। अच्छा इसके बाद यहाँ पर आपका ईसोफेगस अभी बताया था, ये आपका फूड पाइप है। तो आप एक बार आपके पेट में खाना आने के बाद ये वापस, आप उल्टे भी कई बार ऐसे हो जाते हो ना, पैर ऊपर कर ले तो मुंडी नीचे कर ले हुए। तो अब ऐसा ना हो कि पेट में खाना आने के बाद वापस से मुंह में चला गया, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। आप कितने उल्टे हो जाइए, लेट के उल्टे सो जाइए, लेकिन खाना आपका कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वो लगा रहता है टोटी, नल की लग जाती है, टोटी टाइप की लगी होती है। इसे बोलते हैं इंस्फेंक्टर। क्या कहा जाता है, इंस्फेंक्टर कहा जाता है। तो ये कार्डियक के पास, इसलिए उससे बोलेंगे कार्डियक इंस्पेक्टर। तो कार्डियक इंस्पेक्टर क्या होता है, एक प्रकार का वॉल्व होता है, एक प्रकार का ढक्कन होता है, जो क्या करता है, आपका एक बार भोजन ये खोल देगा, जैसे यहाँ भोजन आएगा, ठीक है, ये अंदर कर देगा, लेकिन अब ये वापस करेगा ना तो ये पैक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो दोबारा आपका खाना इस फूड पाइप में नहीं आएगा। तो किसकी वजह से नहीं आएगा, कार्डियक इंस्पेक्टर की वजह से नहीं आता। तो एक इंस्पेक्टर कहाँ पर हो जाएगा, कार्डियक के पास, इसलिए इसे बोलेंगे कार्डियक इंस्पेक्टर। और एक यहाँ पर आपकी अब छोटी आंत शुरू हो जाएगी यहाँ से। तो छोटी आंत में खाना जैसे ही आएगा तो ये वापस पेट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी एक इंस्पेक्टर पाया जाएगा। इंस्पेक्टर मतलब वो वाला इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर बोलते हैं इसे। इसे बोलेंगे पाइलोरिक इंस्पेक्टर, क्योंकि ये लास्ट वाला पार्ट क्या है, पाइलोरिक। तो 2 इंस्पेक्टर पाए जाते हैं अमाशय में। एक ऊपर की ओर होगा जिसे बोलेंगे कार्डियक इंस्पेक्टर, और एक नीचे की ओर होगा जिसका नाम है पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहा जाएगा। तो इससे ये ढक्कन होते हैं, बॉल होते हैं, जो वापस भोजन को नहीं जाने देते। क्लियर है इंस्पेक्टर के बारे में। अब देखिए पहला पार्ट है आपका क्या है, कार्डियक, बीच वाला पार्ट है फंडिक, और तीसरा पार्ट क्या है, पाइलोरिक। तो पेट के 3 पार्ट है। पेट के अंदर 7 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। पेट काटते हैं ना तो उसके अंदर 7 परत पाई जाती हैं, 1 2 3 4 ऐसी 7। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्या करोगे जान के, आप डॉक्टर थोड़ी ना बनोगे, ठीक है। तो चलिए, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब देखिए ध्यान समझते हैं, पहला पार्ट कौन समझते हैं, कार्डियक। ये लिखा कार्डियक, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं HCl। तो कार्डियक के अंदर एक HCl पाया जाता है जिसका pH 2 होता है। अब बताओ pH 2 समझ रहा है, एसिड क्या होता है, जिसको आप, जैसे आपने सुना होगा मूवी वगैरह देखी होगी, एसिड अटैक हो जाता है। तो किसी के चेहरे पर एसिड मार देते हैं ना तो उसका पूरा चेहरा जल जाता है। और वही के वही एसिड आपके यहाँ पेट में भरा है, फिर भी आपका पेट सुरक्षित है। सोचो ऐसा क्यों होता है। तो ये क्यों भरा होता है पहले ये समझ लो। इसलिए भरा होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, कुछ तो आपके लाइसोसोम, लार से लाइसोसोम निकलता है ना, उसके द्वारा मर जाते हैं, लेकिन कुछ ढीठ होते हैं। जैसे आप घर में आपके भाई बहन हो गया, तो आपकी बहन आपको कितने ही मान ले, फिर भी आप ढीठ हो, आप फिर पिटने चले जाओगे, ठीक। वैसे ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बोले कि हम लार से नहीं मरेंगे, लो कर लो क्या कर लो, लाइसोजाइम से नहीं मरेंगे, हम ढीठ हैं। ऊपर वो यहाँ से निकल के कहाँ जाते हैं, HCl में जाते हैं। और HCl का pH होता है 2, इतना भयंकर मार देता है कि अब यहाँ पर निपट जाते हैं बैक्टीरिया, फिर भी वो ढीठ होते हैं, वो आगे जाकर मरेंगे, फिर भी नहीं मारेंगे, ठीक है। तो कार्डियक के अंदर क्या पाया जाता है, HCl, जो क्या करता है, जीवाणुनाशी होता है, बैक्टीरिया को मार देता है। आप देखेंगे ध्यान से, अभी जो HCl भरा होता है इसमें पेट क्यों नहीं जलता, पहली बात तो ये पेट क्यों नहीं जलता। तो पेट इसलिए नहीं जलता क्योंकि इसके जो HCl तो भीतर भरा है, इसके यहाँ पर एक लेयर पाई जाएगी, एक मोटी लेयर पाई जाएगी, ये वाली, इसे बोलते हैं म्यूकोसा। तो पेट में जो पहला पार्ट होता है, जो पेट का जो बाहर की अंदर की लेयर होती है, वो बोलते हैं म्यूकोसा। और इस म्यूकोसा का pH होता है 8, ठीक है, 6 से लेकर 8 इसका pH होता है। मतलब ये 4 हो गई, बेस हो गई, 8 मतलब ज्यादा। और यहाँ पर अंदर का pH कितना है, 2 से लेकर 4 तक है। तो जब ये इससे मिलता है, म्यूकोसा से मिलता है, तो न्यूट्रल हो जाता है। तो जब न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो पेट के अंदर लेयर पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। इस कारण आपका पेट नहीं चलता है। क्लियर है। तो कार्डियक पहला पार्ट पढ़ रहा है, इसके अंदर HCl होता है, इसका pH 2 होता है, और इसके बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा की वजह से आपका पेट नहीं जलता है, HCl कारण।
ये जीवाणुनाशी होता है, बैक्टीरिया को मार देता है। अब जब आप उल्टी करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, उल्टी पेट से निकलती हैं आपकी और इंटेस्टाइन से। तो जब आप खाना वगैरह या आप बीमार वगैरह पड़ जाते हो तो उल्टी वगैरह क्यों होती है वो पढ़ा देंगे आगे जाके आपको। जब उल्टी वगैरह होती है ना तो आप यहाँ से खाना पूरा बाहर निकलता है, तो जब इंस्पेक्टर सब खुल जाएंगे ये वाले, ठीक है। और जब आप बाहर निकालते खाना तो यहाँ देखना एकदम जलन होती है आपको, यहाँ पर क्या होती है, जलन होती है। ये जलन इसलिए हो रही है ताकि ये आपका HCl जो भरा है जिसका pH कितना है 2 है, अब ये HCl अगर यहाँ आएगा तो बताओ जलन तो होगी ना। खट्टी चीज खा लोगे तो भयंकर जलन होती है, नींबू वगैरह खा लोगे तो जलन मतलब थोड़ी खटास टाइप की लगती है। तो ये तो HCl निकल के आएगा, इसलिए उल्टी के कारण आपको क्या लगता है, खटास वगैरह लगती है, हिचकी वगैरह आती है आपको, डकार वगैरह आती है। उस टाइम भी देखना कई बार आपका यहाँ पर खट्टा खट्टा हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना तो HCl वगैरह ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है। जब आप शादी वगैरह में जाते हैं तो आप बढ़िया पेट भर के खाना खा लेते हैं, यहाँ तक टेंट हुआ था कि यहाँ दबा के बढ़िया पूरा खा लेंगे। तो आप जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना ज़्यादा क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। अब HCl जितना ज़्यादा निकलेगा तो उसको पचाने के लिए, मतलब खाना जो आपने खाया उसको पचाने के लिए HCl निकलेगा। तो कई बार क्या होता है ज़्यादा मात्रा में HCl निकल जाएगा तो आपके पेट में गैस बन जाती है। क्या बन जाती है, गैस। अब आपको गैस बन गई, अब आपको गैस बन गई तो आप बोलेगा यार पेट गड़बड़ हो रहा है, गैस बन रही है, तो बोलेंगे इनो पी लो। क्या पी लो, इनो। तो अब इनो का pH होता है 8 के आसपास और इसका pH होता है 3 से 4 होता है, HCl का 2 होता है। तो इनो को बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को गाँव की भाषा में इनो कहा जाता है। तो इनो पीने से आपकी जो गैस, जो ज़्यादा HCl बना है वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा और इस प्रकार आपका पेट में गैस बनना बंद हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या MgOH का होल ट्वाइस, ये इनो कहलाता है। क्लियर है आपको, इतना समझ में आ गया। तो देखो अपन क्या पढ़ रहा है, स्टोमक। स्टोमक का पहला पार्ट है कार्डियक, इसमें HCl भरा होता है, इसका pH 2 होता है, म्यूकस के कारण पेट नहीं जलता है, जीवाणुनाशी होता है, उल्टी होने पर यही आपको बाहर निकलता है, इसलिए यहाँ पर खटास लगती है। अब देखते हैं फंडिक। तो कार्डियक हो गया, अब फंडिक को समझते हैं। फंडिक में जो होता है ये पेट का सेकंड पार्ट होता है, इसमें कांटेनुमा संरचना रूजी पाई जाती है। देखो इस प्रकार कांटेनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, रूजी। अब देखो ध्यान से ये क्या करता है, जैसे ही आपका खाना यहाँ से निकलेगा कार्डियक वाले पार्ट से और वो इस पार्ट में आ जाएगा, इसे बोलते हैं पाइलोरिक, फंडिक में आ जाएगा। और फंडिक में क्या पाई जाती है, रूजी पाई जाती है। और जैसे ही खाना आएगा यहाँ पर खाना रुक जाएगा, ठीक है। 4-5 घंटे तक एक्चुअल में खाना यहीं पर रुकता है। अब ये खाना जब रुकेगा तो ये रूजी में रुकेगा और 4-5 घंटे बाद ये खाना कहाँ जाएगा, इस लास्ट वाले भाग में पाइलोरिक में आ जाएगा। तो 5-6 घंटे बाद आपका फिर पेट खाली हो जाएगा। फिर ये क्या करेगी, ऐसे ऐसे धक्का देगी आपको, ऐसे, ठीक है, पेट में ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे कांटे गड़ाएगी। तो जब कांटे गड़ाती है उसे बोलते हैं पेट में चूहे दौड़ना। तो पेट में चूहे मुहे नहीं पाए जाते, ये चूहे अफवाह है, चूहे मुहे कैसे चल जाएंगे पेट में। तो पेट में जो चूहे होते हैं उनको रूजी कहा जाता है, कांटेनुमा संरचना। इसका काम क्या होता है, भोजन को रोक कर रखना। तो पहला पार्ट है कार्डियक जिसमें HCl भरा होता है, दूसरा पार्ट क्या है, फंडिक। फंडिक में कांटेनुमा संरचना रूजी पाई जाती है जो भोजन को रोकने का काम करती है। क्लियर है आपको। तो रूजी समझ में आ गई, ये सिर्फ भोजन को रोकने का काम करेगी। और लास्ट वाला पार्ट है पाइलोरिक वाला भाग। पाइलोरिक यानी इसमें आपको पाइलोरिक जो पार्ट है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाएंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड मतलब जिससे कुछ निकलेगा बाहर, ठीक है। जैसे पिचकारी होती है, पिचकारी के अंदर रंग भरा होता है, आप उसको पिच करेंगे तो उससे बाहर निकलेगा, वैसे ही ग्लैंड पाई जाती हैं, थैली जैसे स्ट्रक्चर, और इसको ऐसे दबती हैं तो इनसे क्या बाहर निकलेगा, इससे जूस वगैरह बाहर निकलेगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसमें पाई जाएंगी, लास्ट वाले भाग में, पाइलोरिक में। इससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसे जठर रस कहा जाएगा और इसका pH होता है 1.5 से 3। तो जठर रस जो होता है इसका pH कितना होता है, 1.5 से लेकर 3 होता है। और ये एक दिन में 2 से 3 लीटर निकलता है। लार कितनी निकल रही, लार निकल रही आपकी कितनी, लार निकल रही 1 से 1.5 लीटर, और ये कितना निकल रहा है, 2 से 3 लीटर एक दिन में निकल रहा है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, इसका pH होता है 1.5 से लेकर 3, मतलब एसिडिक होगा, और 2 से 3 लीटर पर डे निकलता है। अब ध्यान रखना ये क्या होता है, इसमें आपकी दो चीजें, आपको 2 एंजाइम निकलते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन जो होता है ये बच्चों में ज्यादा निकलता है, और ऐसा नहीं कि बड़ों में नहीं निकलता, बड़ों में भी निकलता है पर बच्चों में ज्यादा निकलता है। तो रेनिन बच्चों में निकलेगा और पेप्सिन बड़ों में निकलता है। यहाँ लिख दिए बच्चे, यहाँ एडल्ट लिख दिए बड़े। रेनिन क्या करता है, जैसे ही बच्चे दूध पीते हैं, माँ का दूध पीएंगे, तो जैसे ही आप बच्चे देखना दूध वगैरह पीएंगे उसके बाद आप उनको घुमाने ले जाएंगे तो वो उल्टी कर देते हैं। उल्टी कर देंगे तो दूध बाहर नहीं निकलता, दही बाहर निकलता है। तो दही को इंग्लिश बोलते हैं कर्ड। तो मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट कर देता है, रेनिन। तो रेनिन क्या करेगा, दूध को दही में बदलेगा और इसे बोलते हैं प्रोरेनिन, प्रोरेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेनिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन प्रोरेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो ये दूध को दही में कौन बदल देता है, रेनिन बदल देता है। इसके बाद अगला होता है पेप्सिन। पेप्सिन ये बड़ों में ज्यादा पाया जाता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो पेप्सिन क्या होता है, ये पेप्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है। तो इस प्रकार आपका ये अमाशय वाला टॉपिक क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप ध्यान से एक बार इसको शुरू से रिवीजन करेंगे। देखो ध्यान से,
सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, मुख गुहा के बारे में पढ़ा। मुख गुहा में क्या क्या देखा अपन ने, मुख गुहा में देखा दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है और इसके बाद इनसे 4 एंजाइम निकलेंगे, एक लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। ये भोजन वगैरह को पचाने का काम करते हैं। अगला क्या था, अगला था आपका इसोफेगस। ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसमें पाचन नहीं होता, इसमें किरमाणु कुंचन गति होती है, मतलब खाना धीरे धीरे नीचे उतरता है। और तीसरा पार्ट है अमाशय यानी स्टोमक, जैसे होता है, मस्कुलर होता है, इसमें 4 से 5 मतलब घंटे खाना रुक जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक जो पार्ट होता है इसमें HCl भरा होता है और इसका pH 2 होता है। फंडिक वाला पार्ट जो होता है इसमें रूजी पाई जाती है, कांटेनुमा संरचना, ये भोजन को रोकने का काम करती है। और पाइलोरिक वाले पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, जठर रस निकलेगा। इसका pH 1.5 से 3 होता है और ये 2 से 3 लीटर पर डे निकलता है। इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक रेनिन, पेप्सिन। रेनिन बच्चों में होता है, ये दूध को दही बदलता है, और पेप्सिन बड़ों में निकलता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन बदल देता है। अब इसके बाद जो बचा कुचा टॉपिक है जिसमें आपको छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह बची हैं, लीवर बचा है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।